नमस्कार दोस्तों। बात तब की है जब दुनिया 1939 के भीषण युद्ध में फंस गई थी, जो मेनली हिटलर, मुसोलिनी और जापान के वॉरलॉर्ड्स के ओवर एम्बिशन का रिजल्ट था। ऐसे में अलाइड पावर्स का पहला विचार युद्ध जीतना था। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, जो अलाइड नेशंस एक्सिस पावर्स यानी जर्मनी, इटली और जापान से लड़ रहे थे, उन्हें यूनाइटेड नेशंस कहा जाने लगा। ये टर्म तत्कालीन यूएसए के राष्ट्रपति रूजवेल्ट का गढ़ा हुआ था और उनकी स्मृति के सम्मान में उनकी मौत के बाद इसे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन और अब केवल यूनाइटेड नेशंस कहा जाने लगा। युद्ध खत्म होने का इंतजार किए बिना जब युद्ध चल रहा था तो एलाइड नेशंस के राजनेता संयुक्त राष्ट्र के संगठन में व्यस्त हो गए। लीग ऑफ नेशंस के संबंध में फिर भी उन्होंने पाया कि संघ की संरचना सेटिस्फैक्ट्री नहीं थी, इसीलिए उस संरचना पर उन्होंने नए संगठन का निर्माण करने की योजना बनाई। जिस सम्मेलन ने यूनाइटेड नेशंस की रूपरेखा तैयार की, उसे अक्टूबर 1944 में वॉशिंगटन डीसी में एक प्राइवेट मैंशन डम्बल्टन ओक में रखा गया था। इस सम्मेलन में किए गए प्रस्ताव का उद्देश्य एक जनरल असेंबली, एक सिक्योरिटी काउंसिल, एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और एक परमानेंट सेक्रेटरीट का निर्माण करना था। इस प्रक्रिया के दौरान एक गंभीर अंतर छोड़ दिया गया था, जो था सिक्योरिटी काउंसिल में वोटिंग प्रोसेस। इस प्रश्न को याल्टा कॉन्फ्रेंस में हल किया गया था, जिसमें स्टालिन, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट और चर्चिल ने भाग लिया था। इस प्रश्न को सुलझाने के अलावा उन्होंने एक्सिस पावर से लड़ने वाले सभी राष्ट्रों के एक सम्मेलन का प्रस्ताव रखा, जो सैन फ्रांसिस्को में साल 1945 में ऑर्गेनाइज किया गया था। कॉन्फ्रेंस में 50 देशों ने भाग लिया और ये संयुक्त राष्ट्र के फाउंडिंग मेंबर्स बन गए। 24 अक्टूबर 1945 को जब चार्टर को रेटिफाई किया और इस आशय की नोटिफिकेशन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास जमा की, तो स्टेट डिपार्टमेंट और यूनाइटेड नेशंस अस्तित्व में आए। तब से 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशंस डे के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र की पहली जनरल असेंबली हॉल वेस्टमिंस्टर लंदन में हुई। उसके बाद लीग ऑफ नेशंस ने फॉर्मल रूप से काम करना बंद कर दिया। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल यूनाइटेड नेशंस के प्रमुख अंगों में से एक है, जिसका काम इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी बनाए रखना है। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की संरचना 1945 में अपनी स्थापना के बाद से महत्वपूर्ण बहस और विवाद का विषय बनी रही है। यूएनएससी के भीतर लगातार उठने वाले विवादों में से एक विवाद है परमानेंट सीट्स के एलोकेशन का। जैसा कि हम जानते हैं कि यूएनएससी की संरचना यूएन चार्टर के माध्यम से स्थापित की गई थी, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की समाप्ति के बाद 1945 में लागू हुई थी। चार्टर ने 5 देशों को वीटो शक्ति के साथ परमानेंट मेंबर के रूप में नॉमिनेट किया, जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, सोवियत यूनियन जो अब रशिया द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, चीन जिसे बाद में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना द्वारा रिप्लेस किया गया, और फ्रांस। इन 5 देशों को सेकेंड वर्ल्ड वॉर का विजेता माना गया और ग्लोबल पीस और सिक्योरिटी में उनके कंटिन्यूस पार्टिसिपेशन को इंश्योर करने के लिए उन्हें स्पेशल प्रिविलेजेस दिए गए। तब से दुनिया काफ़ी ड्रामेटिकली बदल गई है। कोल्ड वॉर एरा की बाइपोलर पावर स्ट्रक्चर ने कई उभरती शक्तियों और रीजनल प्लेयर्स के साथ एक मोर मल्टीपोलर वर्ल्ड को रास्ता दिया है, जो अंतर्राष्ट्रीय मामलों में अधिक प्रभाव और रिप्रेजेंटेशन चाहते हैं। जर्मनी, जापान, भारत और ब्राज़ील से मिलकर बना 4 देशों का समूह यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म्स के कैंपेन में सबसे आगे रहा है। उनका तर्क है कि वर्तमान संरचना 21st सेंचुरी की रियलिटीज़ को एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है और ये राष्ट्र ग्लोबल पीस, डेवलपमेंट और सिक्योरिटी में मेन कंट्रीब्यूटर्स के रूप में हैं, इसलिए परमानेंट सीट को डिजर्व करते हैं। अफ्रीकन यूनियन ने लंबे समय से अफ्रीकन कंट्रीज़ के लिए कम से कम 2 परमानेंट सीट की वकालत की है, जो कॉन्टिनेंट के साइज, पॉपुलेशन और इसके सामने आने वाले इंपॉर्टेंट चैलेंजेस को रिफ्लेक्ट करता है। साउथ अफ्रीका और नाइजीरिया को अक्सर पोटेंशियल परमानेंट मेंबर के रूप में आइडेंटिफाई किया जाता है। यूनाइटेड फॉर कंसेंसस, ये समूह जिसमें इटली, अर्जेंटीना और पाकिस्तान जैसे देश शामिल हैं, परमानेंट सीट्स में एक्सपेंशन का विरोध करते हैं और इसके बजाय नॉन परमानेंट सीट्स के इंक्रीमेंट की वकालत करते हैं। उनका तर्क है कि यूएनएससी को करंट ग्लोबल रियलिटीज़ को रिफ्लेक्ट करने के लिए सदस्यता में समय समय पर बदलाव के साथ डायनामिक और फ्लेक्सिबल रहना चाहिए। सुधार के लिए तर्कों में सबसे पहला तर्क है रिप्रेजेंटेशन। यूएनएससी परमानेंट सीट्स के रिफॉर्म के समर्थकों का तर्क है कि यूएनएससी को दुनिया के अलग अलग जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप का बेहतर रिप्रेजेंटेशन करना चाहिए। करंट स्ट्रक्चर, जो बड़े पैमाने पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद के बैलेंस ऑफ पावर को दिखाती है, महत्वपूर्ण उभरते देशों को शामिल करने में असफल रहा है। एक रिफॉर्म्ड यूएनएससी को मोर लेजिटिमेट और विश्वसनीय माना जाता है, क्योंकि ये कंटेम्प्रेरी इंटरनेशनल ऑर्डर को रिफ्लेक्ट करेगा, जिससे इसके डिसीजन ग्लोबल कम्युनिटी के लिए मोर एक्सेप्टेबल हो जाएंगे। एक मोर इंक्लूसिव यूएनएससी संभावित रूप से वाइडर रेंज ऑफ पर्सपेक्टिव्स और इंटरेस्ट को शामिल करके क्लाइमेट चेंज, टेररिज्म और ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस जैसी
ग्लोबल चैलेंजेस का समाधान करने में और भी अधिक एफिशिएंट हो सकता है। यूएनएससी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन और शांति स्थापना में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक रिफॉर्म्ड काउंसिल अफ्रीका जैसे देशों में संघर्ष को बेहतर ढंग से एड्रेस कर सकती है, जहां चल रहे क्राइसिस के लिए अक्सर यूएनएससी के पीस कीपिंग फोर्सेस की आवश्यकता होती है। रिफॉर्म्स के अगेंस्ट में दिए जाने वाले तर्कों में से कुछ तर्क इस प्रकार हैं। वीटो शक्ति संबंधी चिंताएं। करंट परमानेंट मेंबर्स अपने वीटो पावर को छोड़ने के लिए रिलक्टेंट हैं, क्योंकि इससे उन्हें अपने नेशनल इंटरेस्ट की रक्षा करने की अनुमति मिलती है। कोई भी रिफॉर्म प्रपोजल जो वीटो पावर को छूता है उसे खास विरोध का सामना करना पड़ता है। परमानेंट सीट्स के एक्सपेंशन से डिप्लोमेटिक ग्रिडलॉक और भी बढ़ सकता है, जिससे यूएनएससी के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर आम सहमति तक पहुंचना कठिन हो जाएगा। नए परमानेंट मेंबर्स को जोड़ने से, खासकर यदि उनके साथ हिस्टोरिकल राइवलरी या डिस्प्यूट्स रहे हैं, तो पोटेंशियली यूएनएससी के भीतर ही संघर्ष हो सकता है। कुछ देशों को डर है कि एक्सपेंडेड परमानेंट मेंबरशिप के साथ एक रिफॉर्म्ड यूएनएससी उनकी सोवरेंटी यानी संप्रभुता का उल्लंघन कर सकता है या इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को आगे बढ़ाने की उनकी क्षमता को सीमित कर सकता है। यूएनएससी में परमानेंट मेंबरशिप का डिस्प्यूट अनसुलझा है और सुधार की दिशा में प्रगति धीमी रही है। पिछले कुछ वर्षों में अलग अलग प्रपोजल्स और समझौते सामने रखे गए हैं, लेकिन सदस्यों के बीच आम सहमति तक पहुंचना काफ़ी चैलेंजिंग बना हुआ है। पोटेंशियल वे फॉरवर्ड के विकास में शामिल हो सकते हैं। यूएनएससी संरचना में इंक्रीमेंटल चेंजेस ओवरऑल चेंजेस की तुलना में सदस्य देशों के लिए अधिक आरामदायक हो सकते हैं। इसमें समय के साथ कुछ परमानेंट और नॉन परमानेंट सीटें शामिल हो सकती हैं। वीटो पावर में रिफॉर्म के प्रपोजल गति पकड़ सकते हैं, जैसे कि कुछ परिस्थितियों में इसके उपयोग को सीमित करना या रेजोल्यूशंस को ब्लॉक करने के लिए मल्टीपल वीटो शक्ति वाले सदस्यों की आवश्यकता होती है। अलग अलग क्षेत्रों के लिए बेहतर रिप्रेजेंटेशन सुनिश्चित करना एक समझौता हो सकता है, जिसमें परमानेंट सीट्स को डिफरेंट रीजन्स को एलोकेट किया जाए। अगर सुधार के प्रयास रुकते रहे तो सदस्य देश प्रेसिंग ग्लोबल इश्यूज के समाधान के लिए यूएनएससी के बाहर मल्टीलैटरल डिप्लोमेटिक और फोरम्स की ओर तेजी से रुख कर सकते हैं। ऐसे में यूएनएससी में परमानेंट सीट के लिए भारत का दावा कई फैक्टर्स पर आधारित है, जो इसकी उम्मीदवारी को उचित ठहराते हैं। ये फैक्टर्स दिखाते हैं कि भारत क्यों मानता है कि उसे यूएनएससी में स्थायी सदस्यता दी जानी चाहिए। सबसे पहला है जनसंख्या का आकार। 1.3 अरब से अधिक लोगों के साथ भारत दुनिया का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है। इसका विशाल आकार और जनसंख्या इसे एक इम्पॉर्टेंट ग्लोबल प्लेयर बनाती है। यूएनएससी में इसके शामिल होने की गारंटी देती है। भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, जो नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से टॉप 10 में शुमार है। इसकी इकोनॉमिक ग्रोथ और पोटेंशियल वर्ल्ड इकोनॉमी में सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन देती है। भारत के पास परमाणु हथियारों सहित एक जबरदस्त मिलिट्री पावर है। इसकी मिलिट्री रीजनल और ग्लोबल सिक्योरिटी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिससे यह शांति बनाए रखने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। भारत ने समय समय पर संयुक्त राष्ट्र के पीस कीपिंग एफर्ट्स में अपने सैनिकों की जान जोखिम में डाली है, न कि स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट के लिए, बल्कि दुनिया में शांति और व्यवस्था की सेवा के लिए। भारत यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग कैंपेन्स में भागीदारी के बाद तभी इफेक्टिव होता है जब अगर विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के सभी साधन खत्म हो गए हों। ये आश्वासन दिया गया है कि पीस कीपिंग ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन चार्टर के सिद्धांतों का पालन करेंगे। जब अफेक्टेड स्टेट्स इस तरीके के ऑपरेशन के लिए अनुरोध करते हैं और वो यूनाइटेड नेशन के आदेश के तहत होता है, ये आश्वासन दिया जाता है कि शांति स्थापना अभियान संबंधित राज्य में चल रही मानवीय गतिविधियों को प्रभावित नहीं करेगा। भारतीय सैनिकों ने कुछ सबसे कठिन ऑपरेशंस में भाग लिया है और यूनाइटेड नेशन की सेवा में हताहत हुए हैं। अपनी प्रोफेशनल एक्सीलेंस के कारण भारतीय सैनिकों ने यूनिवर्सल एडमिरेशन हासिल किया है। भारतीय सैनिकों ने 4 महाद्वीपों एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, यूरोप में पीस कैंपेन्स में भाग लिया है। आज के समय में भारत को सबसे बड़े ट्रूप कंट्रीब्यूटर के रूप में स्थान दिया गया है। भारत साउथ एशिया में एक प्रमुख शक्ति के रूप में क्षेत्र की स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अलग अलग रीजनल प्लेटफॉर्म्स पर सक्रिय भागीदारी के साथ इसका इन्फ्लुएंस इसकी सीमाओं के परे तक फैला हुआ है। दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले लोकतंत्र के रूप में भारत डेमोक्रेटिक वैल्यूज और सिद्धांतों के चैंपियन के रूप में खड़ा है, जो संयुक्त राष्ट्र के मूल मूल्यों के साथ अलाइंड है। भारत इंटरनेशनल कोऑपरेशन और डिप्लोमेसी के प्रति अपने कमिटमेंट दिखाते हुए डिफरेंट मल्टीलैटरल फोरम्स और संगठनों में सक्रिय भागीदार रहा है। भारत क्लाइमेट चेंज, टेररिज्म और पॉवर्टी इरेडिकेशन सहित कई ग्लोबल चैलेंजेस का सक्रिय रूप से सामना करता है और उसका समाधान करता है। इन मुद्दों के समाधान में इसकी भागीदारी वैश्विक मंच पर काफ़ी सिग्निफिकेंट है। भारत संयुक्त राष्ट्र के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक था और उसने लगातार इसके सिद्धांतों और उद्देश्यों का समर्थन किया है। संयुक्त राष्ट्र के गठन में इसकी ऐतिहासिक भूमिका इसके दावे की लेजिटिमेसी को बढ़ाती है।
भारत की रिच कल्चरल डाइवर्सिटी, ट्रेडिशंस और रीजनल डाइवर्सिटी ग्लोबल इश्यूज पर एक यूनिक पर्सपेक्टिव प्रदान करती है, राष्ट्रों के बीच संवाद और समझ को बढ़ावा देती है। भारत के पास कई सिग्निफिकेंट सॉफ्ट पावर्स हैं, जिसमें इफेक्टिव फिल्म्स और एंटरटेनमेंट सेक्टर, योग और स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ एक वाइब्रेंट डायस्पोरा शामिल है, जो ग्लोबल कल्चर और डिप्लोमेसी में एक पॉजिटिव योगदान देता है। भारत अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों और विवादों को सुलझाने के लिए लगातार डिप्लोमेटिक एफर्ट्स में लगा हुआ है। इसने ग्लोबल प्रॉब्लम्स की शांतिपूर्ण समाधान खोजने की कमिटमेंट दिखाई है। परमानेंट यूएनएससी सीट के लिए भारत की उम्मीदवारी को G4 समूह, अफ्रीकन यूनियन और कई अन्य ऑर्गेनाइजेशन सहित कई देशों और रीजनल ब्लॉक्स से समर्थन मिला है। वो राष्ट्र जो मोर इंक्लूसिव यूएनएससी में विश्वास रखते हैं। यूएनएससी के गठन के बाद से दुनिया का जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप काफ़ी विकसित हुआ है, जिसमें भारत एक प्रमुख ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है। काउंसिल की इफेक्टिवनेस के लिए इन परिवर्तनों को अपनाना बहुत ज़रूरी हो गया है। फाइनली यूएनएससी में परमानेंट सीट के लिए भारत का दावा ग्लोबल पीस, सिक्योरिटी और डेवलपमेंट में इसके सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन के साथ एक प्रमुख ग्लोबल प्लेयर के रूप में इसकी मान्यता पर आधारित है। ये फैक्टर्स यूएन चार्टर के प्रिंसिपल के प्रति भारत के कमिटमेंट के साथ मिलकर यूएनएससी के परमानेंट मेंबर के रूप में शामिल किए जाने के लिए एक मजबूत मामला बनाते हैं। हालांकि यहाँ पर यह ध्यान रखना जरूरी है कि काउंसिल के स्ट्रक्चर में किसी भी बदलाव के लिए परमानेंट मेंबर्स के बीच आम सहमति की आवश्यकता होगी, और ऐसे में भारत की परमानेंट सीट के मांग पर यूएनएससी के बाकी परमानेंट मेंबर्स के विचार कुछ इस तरह हैं। फ्रांस का मानना है कि ये एक स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी है कि भारत यूएनएससी के परमानेंट सर्कल्स का हिस्सा हो। रूस ने कभी भारत को समर्थन देने से इनकार नहीं किया। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का आमतौर पर यह मानना है कि बड़ी आबादी वाले देशों को परमानेंट काउंसिल में उपस्थित होने की आवश्यकता है। अमेरिका ने कभी नहीं कहा कि वे भारत का समर्थन नहीं करेंगे। वो जापान और ब्राज़ील का समर्थन करते हैं, हालांकि वे चाहेंगे कि भारत स्वतंत्र होने के बजाय उनके पक्ष में रहे। हालांकि जब रियल सिनेरियो की बात आती है तो पांचों परमानेंट मेंबर्स में से कोई भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का विस्तार नहीं करना चाहता है। वो हर कैंडिडेट को केवल समर्थन और विरोध के पैसिव बयानों के जाल में उलझा देते हैं। यूएनएससी में परमानेंट सीट पर विवाद इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में एक जटिल और गहरी जड़ें जमा चुका है, जबकि कई लोग इस बात से सहमत हैं कि 21वीं सदी की रियलिटीज़ को रिफ्लेक्ट करने के लिए यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की संरचना को रिफॉर्म करने की आवश्यकता है। इसे कैसे हासिल किया जाए, इस पर आम सहमति बनाना एक महत्वपूर्ण चुनौती बनी हुई है। ये बहस स्टेटस को यानी यथास्थिति बनाए रखने और चेंजिंग ग्लोबल सिनेरियो को अपनाने के बीच टेंशंस को आइडेंटिफाई करती है, जिसका इंटरनेशनल गवर्नेंस और पीस एंड सिक्योरिटी के भविष्य पर सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।